हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इकोनॉमी के आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में कई बार आपने मेंशन सुना होगा, ऑयल बॉन्ड्स के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ ये समझाएंगे ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कब इश्यू किए गए, किस सर्कमस्टांसेस में इश्यू किए गए और क्या बेसिकली इसका इंपैक्ट है हमारी जो फ्यूल प्राइसेस हैं, हमारे जो डीजल, ऑयल, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, इसके ऊपर इसका मेजरली क्या बेसिकली इंपैक्ट है। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज में क्यों बना रहा, ये जो ऑयल बॉन्ड्स हैं इनको इशू किया गया यूपीए गवर्नमेंट के थ्रू, और अभी की जो गवर्नमेंट है इसने कई बार कहा है कि जो हाई फ्यूल प्राइसेस हैं, बहुत लोगों का क्रिटिसिज्म है कि पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस 100 रुपीज के आसपास या 100 रुपीज को क्रॉस कर गई है, उसका एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि जो ऑयल बॉन्ड्स यूपीए गवर्नमेंट ने बेसिकली इशू किए थे रफली 10 साल पहले, उसको हमें वापस पे करना पड़ रहा है, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना पड़ रहा है। इस वजह से हमारे पास ऑयल प्राइसेस को कम करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, और इस वजह से ये एक डिबेट का लगातार इशू बना हुआ है। तो सबसे पहले समझें कि ऑयल बॉन्ड्स होते क्या हैं। ऑयल बॉन्ड्स बेसिकली ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या होती है? जैसे आप पेट्रोल भरवाने जाते होंगे, डीजल भरवाने जाते होंगे, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल, ये जो सरकारी कंपनियां हैं, ये सरकारी कंपनीज जितनी इनको कीमत पड़ती है ऑयल की या डीजल की या पेट्रोल की या बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स की, उस कीमत से इनको अगर कम पे बेचने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली मजबूर कर दे, तो जो गैप है, मान लीजिए 100 रुपए इनको कॉस्ट पड़ी, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अगर आप 100 रुपए में बेचेंगे तो बेसिकली लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, तो आप 100 के बजाय इसको आप 70 रुपए में बेचिए। तो ये जो गैप हो गया 30 रुपीज का, ये 30 रुपीज कहां से आएगा, कौन फंड करेगा? कंपनीज बोलेंगे अगर हम रेगुलरली इतना लॉस उठाते जाएंगे तो थोड़े दिन बाद हमारी कंपनी ही बंद हो जाएगी। वही गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप 100 रुपीज में बेचेंगे 70 रुपीज के बजाय, सब्सिडी के बजाय, तो फिर लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ जो डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं कि हमारा लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा, हमारी ट्रकिंग महंगी हो जाएगी, हमारे रेलवे का भाड़ा महंगा हो जाएगा, हमारे टिकट्स महंगे हो जाएंगे, एविएशन फ्यूल महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये इश्यूज आएंगे। तो गवर्नमेंट बोलता ही है कि आप इसको फुल जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है या मतलब आपका जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है उस प्राइस पे मत बेचिए, आप इसको एक कम प्राइस पे बेचिए, आप इसको एक सब्सिडाइज प्राइस पे बेचिए। तो फिर ऑयल कंपनी का कहना है कि जो बचा हुआ मार्जिन है या अंडर रिकवरीज जिसको कहा जाता है कि मुझे 100 रुपीज पे बेचना चाहिए लेकिन मुझे फोर्स किया जा रहा है 70 रुपीज पे, ये 30 रुपीज की जो अंडर रिकवरीज है इसको कौन देगा? तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम देंगे, लेकिन हम इसको कैश में नहीं देंगे, हम इसको अभी नहीं देंगे, हम इसको बॉन्ड्स के रूप में आपको देंगे कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब ये बॉन्ड्स मैच्योर होंगे तो आप बेसिकली इनको एनकैश कर पाएंगे और उस पैसे से आपकी अभी की जो अंडर रिकवरीज है उनकी आप भरपाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको उस प्रिंसिपल अमाउंट पे, मान लीजिए 10,000 करोड़ का आपको घाटा हुआ 2021-22 में, तो 10,000 करोड़ का जो आपको अंडर रिकवरीज रही उसमें जो इंटरेस्ट बनता है वो हम हर साल आपको पे करते जाएंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट कम से कम मिलता रहे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी धीरे धीरे बाद में चुकाया जा सके। अच्छा, ये जो ऑयल बॉन्ड्स हैं कब से कब के बीच में इशू होंगे? बिटवीन 2005 एंड 2010, और मैं भी उस वक्त ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रहा था, यूरोप में एंड यूएस में। उस वक्त जो ऑयल प्राइसेस थी या जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थी, कच्चे तेल की प्राइसेस थी, वो रफली $130-140 पर बैरल पहुंच गई थी। बहुत हाई फ्यूल प्राइसेस। अगर वो सारी कॉस्ट गवर्नमेंट कंज्यूमर्स पे या पेट्रोल पंप पे पास कर देती तो हो सकता है कि जो रिटेल प्राइस है, मतलब पेट्रोल पंप पे जितने में आपको पेट्रोल और डीजल मिलता है, हो सकता है 150-200 रुपए लीटर को क्रॉस कर जाता। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कॉन्शियस कि इतनी प्राइस हम कंज्यूमर्स को पास होने नहीं दे सकते, कंज्यूमर्स को हमें कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी, कुछ कुशन देना पड़ेगा। उसके लिए उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसीज को ऑयल बॉन्ड्स इशू करेंगे, बदले में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या उनको ऑर्डर करेंगे कि आप रिटेल प्राइस को बेसिकली कम रखिए। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल प्राइस है, कच्चे तेल की प्राइस है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एंड कंज्यूमर को, हमारे और आप जैसे लोगों को पेट्रोल पंप पे बेसिकली कितने का पड़ता है, इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस से, सब्सिडी से उस प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ऑयल बॉन्ड्स का। अच्छा, ये ऑयल बॉन्ड्स क्यों इश्यू किए गए थे? जैसा अभी हमने समझा कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस 2005 और 10 के बीच में बहुत ज्यादा बेसिकली इंक्रीज हुए, तो उस इंपैक्ट को क्वेश्चन करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए 15 to 20 ईयर्स के लिए
गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स को ऑयल मार्केट कंपनीज को बेसिकली इशू किया दोस्तों। अच्छा, जब रिसेशन हुआ 2008, तो रिसेशन हिट 2008 के रिसेशन की वजह से गवर्नमेंट के पास भी फंडिंग का एक इशू रहा। तो क्योंकि गवर्नमेंट खुद के पास बेसिकली कैश अवेलेबल नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हम आपको कैश नहीं दे सकते, ऑयल प्राइसेस अभी भी बहुत हाई हैं, तो इस वजह से हम बॉन्ड्स के थ्रू आपको डिफर्ड पेमेंट करेंगे, मतलब आज नहीं, आज से 10 साल बाद, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको हम इंसुलेट कर सके। तो इन एसेंस जो ऑयल बॉन्ड्स हैं प्रोमिसरी नोट्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडी आज हम कस्टमर्स को दे रहे हैं, लेकिन जिसकी जेब से सब्सिडी निकाल के दे रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसको हम आज पैसा नहीं देंगे, उसको हम 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद देंगे ऑयल बॉन्ड्स के थ्रू, ताकि जो कैश हमें अभी देना पड़े वो एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और साथ में ये भी होप कि आज इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी नहीं कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 10 साल में हमारी इकोनॉमी बेहतर कर रही होगी, हम बेटर पोजीशन में होंगे इन ऑयल बॉन्ड्स का जो पैसा हमको वापस चुकाना है कंपनीज को, वो चुकाने में दोस्तों। तो इसका मतलब सब्सिडीज को अपफ्रंट नहीं, लेकिन डिफर्ड पेमेंट, प्रोमिसरी नोट्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट ऑफ सब्सिडीज का एक इंस्ट्रूमेंट है ऑयल बॉन्ड्स। इसके अलावा जो रीपेमेंट है, प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट, उसको भी आप धीरे 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 चुकाना शुरू कर देंगे। उसका भी एक बेसिकली स्केड्यूल होगा कि किस साल में कितना पैसा आप चुकाएंगे इन ऑयल बॉन्ड्स का, ताकि कंपनीज भी बेसिकली अपनी बैलेंस शीट को फुलफिल कर सकें। और इस कारण ये जो पैसा है वास्तव में कंपनीज ने उस साल में कैश नहीं लिया, लेकिन ऑयल बॉन्ड्स इश्यू होने की वजह से उनकी बैलेंस शीट में अंडर रिकवरीज के तौर पे नहीं दिखाई देती। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स तो इश्यू कर दिए, लेकिन एक्चुअल कैश तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद की गवर्नमेंट देगी। तो उस वक्त की गवर्नमेंट के बेसिकली बैलेंस शीट में या बजट में ये क्या नहीं दिखाई देगा, एज फिजिकल डेफिसिट नहीं दिखाई देगा। ये एक ऑफ बजट आइटम के रूप में फ्लोट बेसिकली करता रहेगा। और जब वो 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे और मैच्योर होने का टाइम हो जाएगा ऑयल बॉन्ड्स का, उस वक्त की जो गवर्नमेंट है फाइनली उसको ये स्टार्क रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट इन ऑयल बॉन्ड्स की जो कीमत है उसको तभी फैक्टर करना शुरू करेगा जब इनका रीपेमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बेसिकली शुरू हो जाएगा। उससे पहले जब तक आप इसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो ऑयल बॉन्ड्स हैं, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, जो कि हम इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, उसकी तरह भी बेसिकली क्वालिफाई नहीं होते। इसका मतलब ये कम लिक्विड हैं, इसको आप हर जगह बेसिकली नहीं बेच सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो आप बैंक्स को बेच सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेच सकते हैं, फाइनल इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं, लेकिन ऑयल बॉन्ड्स को इतने क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है, इतने लिक्विड नहीं है, आप सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेच पाएंगे दोस्तों। अंडर रिकवरीज क्या है, जैसा हमने समझा, कुछ नंबर से समझने की कोशिश करते हैं कि अंडर रिकवरीज होती हैं रेवेन्यू फोरगोन बाय स्टेट रन रिफाइनर्स फॉर सेलिंग फ्यूल बिलो कॉस्ट। आपकी जो कॉस्ट पड़ रही है खुद को, उससे कम पे अगर आपको बेचने पे मजबूर हैं, तो जो डिफरेंस होगा उसको अंडर रिकवरी कहेंगे। बिटवीन 2005 एंड 2009 जो गवर्नमेंट की टोटल अंडर रिकवरीज हैं या जिनके लिए ऑयल बॉन्ड्स इश्यू करने पड़े, टोटल अंडर रिकवरीज रही 2.9 लाख करोड़, और उसको पार्शियली कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2005 और 2009 के बीच में 1.4 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू किए दोस्तों। जब 2008 का रिसेशन हिट किया, तो जो OMCs थी, इनको और बड़ी दिक्कत आई अंडर रिकवरीज की, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट के पास भी बेसिकली पैसा नहीं था कि इस अंडर रिकवरीज को फंड किया जा सके। जब गवर्नमेंट को समझ में आया कि 2005 और 2009 के बीच में हमने रफली 1.4 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को यह भी समझ में आने लगा कि यह मॉडल अनसस्टेनेबल नहीं है, यह मॉडल ठीक नहीं है। आज तो बेसिकली हम इस मुसीबत को टाल रहे हैं अगले 10 साल की बाद की सरकार के लिए, बट दिस इज नॉट फाइनेंशियली प्रूडेंट। तो गवर्नमेंट ने 2010 में बेसिकली कहा कि अब हम ऑयल बॉन्ड्स इशू नहीं करेंगे और अब हम फिर से कैश में अंडर रिकवरीज को, OMCs को पे करना शुरू कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली जून 2010 में जो पेट्रोल की प्राइसेस थी उसको डीरेगुलेट कर दिया कि अब गवर्नमेंट पेट्रोल को सब्सिडाइज नहीं करेगी। अब जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होगी, कस्टमर्स को वो मार्केट प्राइस पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अक्टूबर 2014 में डीजल को भी बेसिकली
डीरेगुलेट कर दिया कि 2010 से पेट्रोल और 2014 से डीजल, दोनों इंटरनेशनल मार्केट या मार्केट प्राइस होगी, वही कंज्यूमर्स को पे करनी पड़ेगी। मतलब कि पहले अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते थे तो गवर्नमेंट आर्टिफिशियली इनको कम करने के लिए सब्सिडाइज करते हुए, ताकि एंड कंज्यूमर पे इतना लोड ना पड़े, या तो ऑयल बॉन्ड्स या कैश में बेसिकली सब्सिडी को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी इनको पे करती थी 2000। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि 2.9 लाख करोड़ सिर्फ 4 साल में, इतना पैसा हम सब्सिडी में कहां से देंगे। तो गवर्नमेंट ने एक हार्ड डिसीजन लिया और 2010 और 2014 में पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट करते हुए कह दिया कि अब जो इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी उसी में आपको बाय करना पड़ेगा। जब डीरेगुलेशन हुआ तो स्टार्टिंग में जो प्राइस चेंजेस थी उसमें कहा था कि फोर्टनाइटली, मतलब हर बेसिकली 14-15 डेज में चेंज होंगी, लेकिन अब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये प्राइसेस चेंज होती हैं, जो भी ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हैं उसका एवरेज बेसिकली लेकर। और 2017 में इंडिया ने अडॉप्ट किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डायनेमिक फ्यूल प्राइसेस, जहां पे जो रिटेल प्राइस है पेट्रोल और डीजल की वो डेली इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस है उसके हिसाब से चेंज होती हैं। अगर ऊपर बढ़ रही हैं तो बढ़ जाएंगी, कम हो रही हैं तो कम हो जाएंगी। ऑयल बॉन्ड्स अब न्यूज में क्यों हैं? जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 16 अगस्त को बेसिकली कहा कि क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा इन ऑयल बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के तौर पे करना पड़ रहा है, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हुए भी जो पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइसेस हैं उनको कम नहीं कर पा रहे हैं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक अगर देखें तो गवर्नमेंट का जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, जो पैसा अभी भी देना है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पे, वो रफली 1.31 लाख करोड़ है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1.3 लाख करोड़ और रफली 37,000 करोड़ हो गया उसका इंटरेस्ट। और इसीलिए गवर्नमेंट को एक्चुअली 2014 में सारी सिचुएशन जब नई गवर्नमेंट पावर में आई, असेस करके लोगों को बता देना चाहिए था कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब ये ऑयल बॉन्ड्स मैच्योर होंगे तो इतना पैसा गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक पिछले 7 इयर्स में गवर्नमेंट ने कितना पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इन ऑयल बॉन्ड्स के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में पे कर दिया है? रफली 70,000 करोड़ ऑलरेडी जस्ट एज इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल सिर्फ 3,500 करोड़। इसका मतलब ऑयल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट था इतना बड़ा अमाउंट था कि उस पर इंटरेस्ट ही गवर्नमेंट को इतना देना पड़ जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट हम बहुत ज्यादा अभी तक चुका नहीं पा रहे हैं। तो जो टोटल 1.34 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड था उसमें से 3,500 करोड़ का प्रिंसिपल बेसिकली पे कर दिया है, और 2025-26 तक जो बचा हुआ 1.3 लाख करोड़ है वो गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा, अब जो ऑयल प्राइसेस हाई हैं, क्या सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं या इशू हुए थे 2005 और 2009 के बीच में, इसी को टोटली ब्लेम किया जा सकता है? ऐसा नहीं लगता। ऑयल बॉन्ड्स डेफिनेटली एक कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस शायद थोड़ी बढ़ी हुई हों, लेकिन अगर कुछ नंबर्स हम देखें तो कई लोगों का यह कहना है कि जो सेंटर है उसके जो टैक्सेस हैं वो इतने हाई हैं जिसकी वजह से ऑयल बॉन्ड्स का जो इंपैक्ट है वो बहुत कम है, उसके बावजूद ओवरऑल प्राइसेस ज्यादा हैं। जैसे कुछ नंबर्स हम समझते हैं। गवर्नमेंट को अभी जो फिस्कल ईयर है, मतलब 2021-2022, उसमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपीस वापस चुकाने हैं ऑयल बॉन्ड्स में। इसके अलावा 2023-24 में देखें तो रफली 31,000 करोड़, 24-25 में देखें तो रफली 52,000 करोड़ और 25-26 में देखें तो रफली 37,000 करोड़। मतलब इस साल या इस साल से पहले साल बहुत ज्यादा पैसा ऑयल बॉन्ड के तौर पे हमने वापस ना चुकाया हो। आने वाले टाइम में वो बर्डन डेफिनेटली बढ़ता ही जाएगा। जैसे अगर हम देखें कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, वो ऐसा लगता है, उसका इंपैक्ट ऐसा लगता है कहीं ज्यादा है बजाय कि ऑयल बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पे गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ रहा है। जैसे 2020-21 की बात करें तो गवर्नमेंट ने टोटल 3.71 लाख बेसिकली कलेक्ट किया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज में, और टोटल हमको कितना पे करना है ऑयल बॉन्ड्स का? 1.34 लाख करोड़। मतलब कि एक साल में एक्साइज में हम इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो कि टोटल ऑयल बॉन्ड्स को 3 बार बेसिकली पे कर सकता है। तो ऑयल बॉन्ड्स डेफिनेटली एक इनपुट है हाई ऑयल एंड गैस या फिर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस का, बट ये टोटल पिक्चर शायद ना हो। जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं वो रफली 60% प्राइस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जो कि कंज्यूमर पे करता है पेट्रोल पंप पे। जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें बेस प्राइस, फ्राइट प्राइस, प्राइस चार्ज टू डीलर्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट, ये सारी चीजें लग के
बहुत एक्सपेंसिव होता जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट, सेंटर हो या स्टेट हो, इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक रेवेन्यू अर्निंग रिसोर्स के तौर पे यूज करने की हमेशा से कोशिश की है, ताकि उस रेवेन्यू से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, नरेगा हो, बहुत सारे सेक्टर्स में उस पैसे को यूज किया जा सके, अपने फिजिकल डेफिसिट को बेसिकली फंड किया जा सके। जैसे 2020-21 का अगर हम देखें तो सेंटर ने पेट्रोलियम प्राइसेस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से सिर्फ 3.71 लाख करोड़ अर्न किया है, जो टोटल बेसिकली अगर आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू देख लें गवर्नमेंट का 19 लाख करोड़, उसका 20% सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स या फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट से ही या डीजल और पेट्रोल को टैक्स करने से ही गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हायर टैक्स ऐसा लगता है कि एक बड़ा रीजन हो सकता है बजाय के ऑयल बॉन्ड्स की वजह से जो रीपे हमें बेसिकली पैसा करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जब कोरोना 19 ने हिट किया तो क्या उसके बाद सेंटर ने टैक्सेस बढ़ाए? सेंटर को टैक्स शायद इसलिए भी बढ़ाने पड़े होंगे, बहुत सारी चीजें, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बहुत कम होगी पैंडेमिक के टाइम पे या लॉकडाउन के टाइम पे, तो उस बजट डेफिसिट को कहां से फंड किया जाए? ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, तो आप पेट्रोल तो भरवाएंगे ही, आप ट्रैवल तो करेंगे ही, कन्वीनियंस के लिए आपको उतना खर्चा तो होगा ही। तो गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल की, उसको 2 रुपीज बढ़ाकर रफली 12 रुपीज कर दिया। उसके अलावा डीजल को बेसिकली 5 रुपीज बढ़ा के रफली 9 रुपीज ए लीटर कर दिया। उसके अलावा जो रोड सेस है पेट्रोल और डीजल, उसको भी इंक्रीज करके 8 रुपीज ए लीटर को बढ़ाकर 18 रुपीज ए लीटर कर दिया। और इसी वजह से किया कि जो रेवेन्यूज हैं उसको गवर्नमेंट बढ़ा सके, और जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, या अभी हमने देखा कि बेसिकली हम इलेक्ट्रिक ईवेज बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट के जहां पे उनकी स्पेंडिंग है उसके लिए गवर्नमेंट रेवेन्यूज अर्न कर सके, इस डायरेक्शन में ये एक कदम हो सकता है दोस्तों। अच्छा, क्या चैलेंजेस हैं, क्या फर्दर अपॉर्चुनिटीज हैं? डोमेस्टिकली दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स हैं, डीजल हो या पेट्रोल हो, इसकी वजह से अगर इनकी प्राइस बढ़ती है तो इस पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री, चाहे वो फिर हमारी लॉजिस्टिक्स हो, ट्रकिंग हो, रेलवेज हो, उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उनकी सबकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसमें रिटेल इन्फ्लेशन, मतलब आम हाउस होल्ड का इन्फ्लेशन, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन भी इसमें बढ़ेगा, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली उनकी प्राइस अनकंपेटिटिव हो जाएगी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शायद उस पर सफर करें, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री उस पर सफर करें, और अल्टीमेटली जो हमारी ऑपरेशन कॉस्ट है इंडस्ट्री की, कंपेटिटिवनेस है, उसको ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है दोस्तों। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट भी जल्दी जल्दी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से दूसरे जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है उनको रैंप अप किया जाए, इकोनॉमी को आगे जल्दी से बढ़ाया जाए, और जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल रेवेन्यूज पे, टैक्सेस पे, उसको कम किया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, इंडस्ट्री को राहत मिल सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज इंडस्ट्री कंपेटिटिव रह सके दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन ऑयल बॉन्ड्स आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।